हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग प्रो। क्विक बुक्स की ट्रेनिंग अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और ये वीडियो क्विक बुक्स की ट्रेनिंग की वीडियो नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि क्विक बुक्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास पहले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट ऑफ अकाउंट्स मौजूद है तो उसे किस तरह डायरेक्टली क्विक बुक्स डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में जो दी गई सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी जो फ्रीलांसर्स हैं या फिर किसी न किसी तरह क्विक बुक्स इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से कोई ना कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर अपनी अकाउंटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैनेज कर रहे होते हैं। तो क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं वही चार्ट ऑफ अकाउंट हमें नए सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए। तो ऐसे में दो तरीकाकार है हमारे पास। एक तरीकाकार हमारे पास ये है कि हम वही चार्ट ऑफ अकाउंट क्विक बुक में एक एक करके ऐड करें, जैसा कि हमने लेसन नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि चार्ट ऑफ अकाउंट में कैसे क्विक बुक्स में नया अकाउंट ऐड किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह अब हम उसके एडवांस लेवल के ऊपर आ रहे हैं और एडवांस लेवल ये है कि किस तरह हम चार्ट ऑफ अकाउंट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बना हो डायरेक्टली हम उसको क्विक बुक्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही लेवल्स के साथ, पेरेंट लेवल, सब लेवल और उसका फिर सब लेवल। तो इस वीडियो को आपने जरूर देखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो में बताई हुई इंफॉर्मेशन ठीक से समझ ली तो फिर आपका जो घंटों का काम होगा वो बिल्कुल आप मिनटों में कर सकेंगे। बेशक आपके पास दर्जनों के हिसाब से हेड ऑफ अकाउंट्स हो, सैकड़ों के हिसाब से हेड ऑफ अकाउंट्स हो, आपने क्या करना है, आपने इंस्ट्रक्शन को इसको फॉलो करना है, उस हिसाब से चार्ट ऑफ अकाउंट को एक्सेल के अंदर लेकर आना है और वन क्लिक के ऊपर आपने चार्ट ऑफ अकाउंट क्विक बुक के अंदर इंपोर्ट कर लेना है। पिछला जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हमने काफी सारे हेड्स कुछ क्रिएट किए थे, जिस तरह आप देख सकते हैं आपके सामने। इन हेड्स को मैंने फिलहाल इनएक्टिव मार्क कर दिया ताकि मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट मेरा बिल्कुल ब्लैंक नजर आए और मेरे पास सामने चार्ट ऑफ अकाउंट में कोई हेड नजर ना आए। ये इसलिए मैंने सब अकाउंट जो है वो इनएक्टिव कर दिए ताकि जिस वक्त मैं चार्ट ऑफ अकाउंट को अपने इंपोर्ट करूं तो आपको क्लियरली जरा आइडिया हो जाए कि जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट किया है वो सारा बिल्कुल ठीक तरीके से इंपोर्ट हो गया है। अकाउंट को जो है वो एक्टिव या इनएक्टिव कैसे मार्क किया जाता है इसको जानने के लिए जो इससे पिछली वीडियो थी लेसन नंबर 6 आप उसको देख लीजिए। उसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट जो क्विक बुक है उसको हमने काफी डिटेल के अंदर कवर किया हुआ है। उसके अंदर मैंने आपको काफी डिटेल में बताया कि क्विक बुक में चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनाया जा सकता है, नया अकाउंट कैसे बनता है, एडिट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, इनएक्टिव कैसे कर सकते हैं, हाइड और उनको जो ओपन किस तरह किया जा सकता है, ये सारे हमने देखे थे। उसका व्यू कैसे चेंज किया जा सकता है, कस्टमाइज कॉलम हम कैसे कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल है। तो वापस मैं हाइड करता हूँ इन अकाउंट हेड को ताकि मेरे पास बिल्कुल एक ब्लैंक चार्ट ऑफ अकाउंट मेरे सामने आ जाए और आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली स्क्रीन है, कोई हेड मेरे पास नहीं है। अब आते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ हो तो उसको पहले हम किस तरीके से उस लेआउट के ऊपर लेकर आ सकते हैं जो क्विक बुक लेआउट एक्सेप्ट करता है। तो ये आपके सामने मैं आपको एक चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो दिखा देता हूँ, सिंपल चार्ट ऑफ अकाउंट। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है। इसके अंदर जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट ऑफ अकाउंट आपको नजर आ रहा है ये वो चार्ट ऑफ अकाउंट है जो मेरे एक क्लाइंट पे जिस वक्त मैं इंप्लीमेंट कर रहा था तो वहां पे उनके पास पहले से ही चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ था और उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि उनको यही वाला सेम चार्ट ऑफ अकाउंट जो है चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट ये पहले से एक्सेल के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन मैंने हाइड कर दी है ताकि क्लाइंट की प्राइवेसी जो है वो इंटैक्ट रहे और ये पता ना चल सके कि ये किस कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं कि एक कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट मौजूद है और चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर हम इसको थोड़ा सा एक नजर देखें तो ये इसका अकाउंट कोड है, ये इनके अकाउंट नेम्स हैं और आगे उन्होंने अकाउंट नेचर उसकी बताई हुई है कि ये क्या चीज है। कैश एंड बैंक बैलेंस है, उसका सब अकाउंट फिर उन्होंने नीचे बताया है। पैटी कैश ऑफिस है, करंट एसेट उसकी नीचे चल रही है, फिर कैश एंड बैंक्स है, उसके नीचे बैंक अकाउंट है, हबीब बैंक में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, अलाइड बैंक में अकाउंट कोड बिल्कुल सेपरेट चल रहा है नीचे। अगर आप गौर से देखें तो इनका बिल्कुल सीधा सीधा अकाउंट जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो चल रहा है। अब अगर हम इस चार्ट ऑफ अकाउंट को क्विक बुक में मैनुअल अगर एंटर करना शुरू करें तो आप अंदाजा लगा लें कि फिर कितना टाइम उसके अंदर लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने एक दफा फिर ये ऊपर के जो 3 हेड्स हैं मैं इनको क्रिएट करता हूं और देखते हैं कि हमारा इसके अंदर कितना टाइम सर्व होता है। मैं क्या करता हूं कि मैं दोबारा एक क्विक बुक्स में आता हूं और क्विक बुक्स में मैं यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ। नया अकाउंट क्रिएट करते वक्त मैं इसका वही बैंक अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद जो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर मैं आता हूँ तो ये देखें
1000 मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट नंबर है, इसको मैं यहाँ से 1000 करता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ से इसको एक कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे क्विक बुक में लाके पेस्ट करता हूँ। तो ये मेरा पहला हेड क्रिएट हो जाता है। सेव एंड न्यू करता हूँ और उसके बाद फिर मैं दूसरा हेड क्रिएट करता हूँ। 1001 इसका अकाउंट कोड है, पेस्ट करता हूँ यहाँ पर और उसके बाद इसको पेटी कैश ऑफिस आप देख सकते हैं इसको, और इसका मैं सब अकाउंट बना देता हूँ कैश एंड बैंक बैलेंसेस का, सेव एंड क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि वो 1000 कैश एंड बैंक बैलेंस पेरेंट अकाउंट है और उसका देन सब अकाउंट पेटी कैश ऑफिस। तो मैं इस तरीके से मैनुअल अगर ये काम करना शुरू करूंगा, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ और अकाउंट बनाते 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 मैं यहाँ तक जब नीचे पहुंचूंगा तो मेरा अच्छा खासा टाइम जो है वो जाया हो जाएगा। तो अब यही काम अगर मैं इंपोर्ट के थ्रू करता हूँ तो इंपोर्ट के थ्रू मेरा ये काम कितना आसान हो जाएगा, ये अब हम इस एक्सेल की इंपोर्ट टेक्निक को हम देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो मैंने हेड मैनुअल एंटर किए हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास ब्लैंक चार्ट ऑफ अकाउंट सामने रहे। ये अकाउंट देख ले मैंने डिलीट कर दिए हैं। वापस मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आता हूँ। अब आप ये देखें कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये चार्ट ऑफ अकाउंट अवेलेबल है सामने। सबसे पहले मैंने करना क्या है कि मैंने इस चार्ट ऑफ अकाउंट का जो लेआउट है इसको लेकर आना है। मैंने उस लेआउट के ऊपर जो क्विक बुक एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, यानी कि जो इंपोर्ट का टेम्पलेट होता है वो अगर मैंने बनाना है तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा, बड़ा आसान काम है। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट जब मैं क्विक बुक में क्रिएट करता हूं तो मुझे पहले उसकी विंडो को समझना है कि उसमें होता क्या क्या है। देखिए सबसे पहले जब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट को न्यू पे जाता हूं तो वो मुझसे क्या पूछता है कि अकाउंट टाइप आपकी क्या है, कि आप कौन सा अकाउंट नेचर आपकी क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, फिक्स एसेट है, बैंक है, क्रेडिट कार्ड है, इक्विटी है, या फिर इन सब के अंदर से कोई हेड आपका मौजूद है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आऊं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखें कि ये अकाउंट नेचर इन्होंने यहाँ पे मुझे क्लाइंट ने मेरे पहले से मुझे बता के रखी हुई है कि कौन सा हेड की नेचर क्या है। क्विक बुक में अब हमने देखना है कि क्विक बुक की चीजें किस तरीके से हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ मैच करेंगी। किसी भी हम हेड पे फॉर एग्जांपल हम बैंक पे क्लिक करते हैं और मैं कंटिन्यू कर देता हूँ तो हमारे पास इस वक्त चार्ट ऑफ अकाउंट का फॉर्म ओपन हो गया। अब अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट के फॉर्म को रीड करें तो सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या आ रही है, अकाउंट टाइप। तो अब अकाउंट टाइप जो है इसको मैंने क्या करना है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आना है और मैंने सबसे पहले हेड क्रिएट करना है अकाउंट टाइप, कि मुझे पता होना चाहिए कि जो अकाउंट मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूं इसकी अकाउंट टाइप क्या है। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात पे आते हैं, अगर हम दूसरी चीज देखें तो अकाउंट टाइप के बाद फौरन हमारे पास आ रहा है नंबर, यानी कि हमारा जो अकाउंट नंबर है अकाउंट कोड है। तो ऑलरेडी ये देखें इस फाइल के अंदर ये अकाउंट कोड्स दिए हुए हैं तो मैं इसको यहाँ पे आगे ले आता हूँ, अकाउंट नंबर। वापस में आता हूँ, तीसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन है अकाउंट नेम। अकाउंट नेम आ गया यहाँ पे। उसके बाद आप ये देखें कि मेरे पास क्या आ रहा है, सब अकाउंट ऑफ। सब अकाउंट ऑफ यानी कि जो पेरेंट है उसको साथ मैंने इसको लिंक करना है। तो क्या मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा सब अकाउंट के, ये किसका सब अकाउंट है, ऐसे लिखूंगा? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखूंगा। सब अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस्तेमाल करेंगे फुल कॉलन। इसकी टेक्निक अभी मैं आगे जाके बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसको क्रिएट करेंगे। तो इसलिए सब अकाउंट का हमारे पास कोई कॉलम मौजूद नहीं होगा। आगे चलें, आगे देखें मेरे पास ये आ रही है ऑप्शनल फील्ड्स। अगर आप ये देखें ऑप्शनल का मतलब ये है कि ये वाली फील्ड डिस्क्रिप्शन, बैंक अकाउंट नंबर, राउटिंग नंबर, ओपनिंग बैलेंस, ये अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर हम इन चीजों को नहीं देना चाहते तो इस इंफॉर्मेशन को दिए बगैर ऊपर की 4 कंपलसरी इंफॉर्मेशन देकर हम अपना पूरे का पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मेरे पास अकाउंट टाइप मौजूद है, अकाउंट नंबर भी मेरे पास मौजूद है, और अगर मैं अकाउंट नेम की तरफ जाऊं तो मेरे पास अकाउंट नेम भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्विक बुक में जो मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन और जो मेरी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, कंपलसरी इंफॉर्मेशन है, वो मेरे पास मौजूद है। क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अकाउंट टाइप की तरफ चलते हैं और अकाउंट टाइप देख लेते हैं कि क्विक बुक की अकाउंट टाइप और मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट की अकाउंट टाइप में क्या सिमिलैरिटीज है। अगर मैं क्विक बुक्स की अकाउंट टाइप में जाऊं तो क्विक बुक्स में अगर आप देखें तो क्विक बुक्स में मेरे पास अकाउंट टाइप, ये सारी अकाउंट टाइप्स मौजूद है। बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, अदर करंट एसेट, फिक्स एसेट, अदर एसेट, अकाउंट्स पेएबल, क्रेडिट कार्ड, अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंसेस, अदर इनकम और अदर एक्सपेंस। तो ये सारी अकाउंट टाइप हैं। मैंने क्या किया हुआ है कि इन सब अकाउंट टाइप को एक जगह पर मैंने लिखा हुआ है। देखिए क्विक बुक्स अकाउंट टाइप के अंदर ये सारी अकाउंट टाइप्स मैंने इसके अंदर दी हुई हैं। तो जो भी क्विक बुक के अंदर जो टाइप्स मौजूद थी वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ऑलरेडी क्विक बुक के अंदर ये सारी जो टाइप्स हैं ये मौजूद हैं। अब वापस चार्ट ऑफ अकाउंट के हम उसी शीट के अंदर आते हैं जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। ये देखिए
हमारी शीट है। सबसे पहले हम अकाउंट टाइप के अंदर आते हैं। अगर आप ये देखें, ये कैश एंड बैंक बैलेंस अकाउंट है। मेरा क्लाइंट मुझे ये कह रहा है कि ये करंट एसेट है, बिल्कुल करंट एसेट है, लेकिन क्विक बुक इसको लेता है एज अ बैंक। तो ये हो गया बैंक अकाउंट। पेटी कैश भी मेरा बैंक अकाउंट है, कैश एंड बैंक्स भी मेरा बैंक अकाउंट है। बैंक बैंक बैंक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको कॉपी करता हूँ और यहाँ तक नीचे ला के मैं सब पे पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि मेरी इन सब हेड्स की जो अकाउंट टाइप है वो मेरी अकाउंट टाइप है बैंक। उसके बाद आ गया अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर पे आते हैं तो अकाउंट नंबर ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो अकाउंट नंबर के अंदर जो मैं आपको टिप है, वो टिप क्या है? टिप ये है कि जो अकाउंट नंबर की जो मैक्सिमम लिमिट है क्विक बुक के अंदर वो है 7 डिजिट्स। ये बात आपने याद रखनी है कि अकाउंट नंबर जो आपका है वो आपका मैक्सिमम 7 डिजिट्स का हो सकता है। हम क्विक बुक में, मैंने पिछले लेसन में भी बताया था, अभी फिर हम चेक भी कर लेते हैं। ये मेरा अकाउंट नंबर है क्विक बुक में 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद मैं जितना मर्जी टाइप कर लूँ ये आगे टाइप नहीं हो रहा, यानी कि मुझे अकाउंट कोड जो है मेरा, अकाउंट नंबर जो है वो मेरा, उसको मैंने 7 डिजिट के अंदर ही फिट करना है, वरना 7 डिजिट से ज्यादा हुआ तो फिर क्विक बुक आपको एरर दे देगा और आपका चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट नहीं होगा। हम ये चेक कर लेते हैं कि जो अकाउंट कोड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो क्या 7 डिजिट के अंदर ही फॉल कर रहे हैं या 7 डिजिट से ज्यादा हैं। तो उसके लिए क्या करता हूँ कि उसके लिए मैं यहाँ पे लेंथ का फार्मूला लगाता हूँ एक्सेल के अंदर। लेंथ का फार्मूला LEN। ये क्या होता है? ये किसी भी टेक्स्ट की लेंथ चेक करने के लिए कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं वो आपको बता देता है। मैं लेंथ का फार्मूला लगाता हूँ। इसके अंदर क्या है, ये 4 है, मैं ड्रैग करके मैं फार्मूला एंड तक ले जाता हूँ नीचे, तो ये सारा मुझे उसने लेंथ हर टेक्स्ट की मुझे बता दी है। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ कि कोई 7 डिजिट या 7 डिजिट से ऊपर तो नहीं है, तो बज़ाहिर मुझे कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा जो 7 डिजिट से ऊपर अकाउंट कोड हो। तो मेरे अकाउंट कोड जो है वो बिल्कुल ठीक है, मेरे अकाउंट कोड में कोई मसला नहीं है, इसलिए मैं बड़ी आसानी के साथ मैं इस सारे के सारे अकाउंट कोड जो है यहाँ से उठा के अपने इस जगह पर लेकर आ सकता हूं। तो मैं, मेरे लिए एक्सेल में बड़ा आसान तरीका कार है, मैं इसको इसके साथ लिंक कर लेता हूं, मैं इक्वल टू, और मैं इसको यहां से प्रेस करता हूं तो मेरा जो ये वाला सेल है F उसके साथ लिंक हो गया, ये देखें। और मैं सिंपली जब इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा तो मेरे अकाउंट कोड सारे यहाँ पर ही आ जाएंगे। उसके बाद अब मेरे पास आ जाता है अकाउंट नेम। अकाउंट नेम क्या है जी? अकाउंट नेम ये जो मेरा क्विक बुक में आता हूँ और क्विक बुक में अकाउंट नेम यहाँ पे जो मौजूद है, मैंने यहाँ पर जो नाम लिखना है मेरे अकाउंट नेम में नजर आएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो मैं दूसरी टिप है, टिप नंबर 2 है, वो किस चीज़ के लिए? अकाउंट नेम मैक्सिमम करेक्टर लिमिट। मैक्सिमम आपकी जो करेक्टर्स की लिमिट है वो है आपकी 31 करेक्टर्स। ये आपकी दूसरी टिप मैं आपको दे रहा हूँ, यानी कि जिस वक्त आपने चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट करना है तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो आपका अकाउंट नेम है इसकी टेक्स्ट की लेंथ 31 करेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप जो चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट कर रहे हैं उसका अकाउंट हेड की लिमिट जो है वो 31 करेक्टर के अंदर ही होनी चाहिए। तो फार्मूला फिर वही यूज होगा कि आपने उसकी टेक्स्ट की लेंथ चेक करनी है कि आपने टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, तो मैं इज इक्वल टू लेंथ LEN ब्रैकेट स्टार्ट, और अब रखेंगे हम इस टेक्स्ट के ऊपर ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें मुझे बता रहा है कि 20, और इस फार्मूले को मैं पूरा ड्रैग करके नीचे तक ले आता हूँ तो क्या करेगा कि मुझे ये तमाम सेल्स के अंदर जितनी टेक्स्ट की लेंथ है वो मुझे बता देगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ कि मुझे 31 करेक्टर से ज़्यादा कोई नज़र तो नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि पहले ही ये 34 करेक्टर है, ये 39 करेक्टर है, ये 35 करेक्टर्स हैं। तो ये सारे जो 31 करेक्टर से ज्यादा होंगे मुझे इसके अंदर से फाइंड करने हैं। तो अब करना क्या है? करना आपने ये है कि आसान तरीका कार क्या है? आसान तरीका कार क्या है इसको फौरी फाइंड करने का, क्योंकि मेरे पास तो काफी लंबी लिस्ट हो सकती है कि वो कौन से ऐसे हेड्स हैं जो 31 करेक्टर से ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़ा आसान तरीका कार है कि मैं इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपके पास मौजूद है तो होम स्क्रीन के ऊपर राइट साइड पे आप चलते जाएं तो यहाँ पे स्टाइल्स है और स्टाइल्स के अंदर ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं क्लिक करता हूँ, मैंने देखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है आपने, पूरा कॉलम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स और ग्रेटर देन, हाईलाइट सेल्स रूल्स ग्रेटर देन, यानी कि मैं इसको बता रहा हूं कि उन तमाम सेल्स को हाईलाइट कर दो जो ग्रेटर देन है, जिनकी वैल्यू किससे 31 से। अब 31 जब मैं जैसे ही करूंगा तो जो वैल्यूज मेरी 31 करेक्टर से ज्यादा होंगी वो सारी की सारी हाईलाइट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं मुझे एक एक वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है, जहां जहां पे 31 करेक्टर से ज्यादा होता जा रहा है वहां पे उसने वो हाईलाइट कर दिया है। तो यानी कि मुझे
इंपोर्ट करने से पहले ही पता चल गया है कि ये वाला हेड अगर मैं हबीब बैंक लिमिटेड करंट अकाउंट इंपोर्ट करने जाऊंगा तो क्विक बुक मुझे इंपोर्ट एरर दे देगा और मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट नहीं होगा। तो इंपोर्ट करने से पहले ही मैं क्या करता हूँ, इस हेड को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। हबीब बैंक लिमिटेड लिखा हुआ है, मैं इसको HBL कर देता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक लिखा हुआ है, मैं इसको SCB कर देता हूँ। और अलाइड बैंक जो लिखा हुआ है इसको मैं ABL कर देता हूँ। तो आप ये देखिए इसके करेक्टर्स लिमिट के अंदर आ गए हैं। तो आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते वक्त सेंसिबली लेके चलना है कि आपके चार्ट ऑफ अकाउंट का मीनिंग भी ना खराब हो, आपका चार्ट ऑफ अकाउंट में जो चीज़ आप बताना चाह रहे हैं वो बिल्कुल पता भी चल रही हो। ये ना हो कि आप करेक्टर को कम करते हुए उसका जो अपना असल मीनिंग है हेड का वही ख़त्म कर दें। तो अब मेरे पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर कोई भी हेड ऐसा नहीं है जो 31 करेक्टर से एक्सीड कर रहा हो। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं अकाउंट नेम को लेकर आता हूँ। अकाउंट नेम मेरा सबसे पहला कैश एंड बैंक बैलेंस, ये मेरा आ गया फर्स्ट लेवल। अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास सेकंड लेवल है, यानी कि कैश एंड बैंक बैलेंस का जो है वो पेटी कैश ऑफिस सेकंड लेवल है मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट का। इस चार्ट ऑफ अकाउंट को कैसे मैं कोड करूंगा कि मैं क्विक बुक्स को डायरेक्टली ये बता सकूं कि ये जो पेटी कैश ऑफिस हेड का अकाउंट है ये सब अकाउंट है कैश एंड बैंक अकाउंट्स का। बड़ा आसान तरीकाकार है। करना आपने क्या है कि आपने सबसे पहले यही वाला कैश एंड बैंक बैलेंस लेना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद कॉलन फुल कॉलन डालना है आपने और फुल कॉलन डाल के यही वाला पेटी कैश ऑफिस कर देना है। तो ये देखिए इसका मतलब ये है कॉलन का कि पेटी कैश ऑफिस सब अकाउंट है कैश एंड बैंक बैलेंस का। ठीक है, तो ये आपका कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस पेरेंट है और उसका सब अकाउंट हो गया पेटी कैश ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आसान तरीकाकार क्या है? आसान तरीकाकार ये है कि आपने अगर टेक्स्ट को जोड़ना है तो आप क्या करेंगे कि इक्वल टू जिसको पेरेंट बनाना है उस पर क्लिक करना है आपने। उसके बाद आपने एंड क्लिक करना है। एंड का मतलब ये है कि अब आप इसके साथ कुछ दूसरा टेक्स्ट या कोई चीज जोड़ना चाह रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमास कॉलन फिर इन्वर्टेड कॉमास, इसका मतलब ये है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वो मेरा टेक्स्ट है, बाकी मेरा सारा फार्मूला है। इज इक्वल टू G3 यानी कि कैश एंड बैंक अकाउंट्स एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड पेटी कैश ऑफिस। ये देखें एग्जैक्ट वही चीज है जो मैन्युअली मैंने टाइप की थी, ये फार्मूले से वापस आ गई। दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इक्वल टू कैश एंड बैंक्स, ये मेरा क्या है सेकंड लेवल है किसका? कैश एंड बैंक अकाउंट्स का। तो मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू मेरा पेरेंट है कैश एंड बैंक अकाउंट्स एंड इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कॉलन एंड कैश एट बैंक्स। ये देखिए, तो आपका जो चार्ट ऑफ अकाउंट की जो थीम है, चार्ट ऑफ अकाउंट की जो थीम है वो इस तरीके से चलेगी कि आपका अकाउंट टाइप आपने क्विक बुक वाला रखना है, अकाउंट नंबर आपने रखना है 7 डिजिट के अंदर अंदर और अकाउंट नेम उसकी करेक्टर लिमिट है 31। पेरेंट और सब को मिलाने के लिए आपने दरमियान में रखना है फुल कॉलन, ताकि क्विक बुक को ये पता चल सके कि ये यहाँ से एक हेड आता हुआ आ रहा है और वो क्लोज हुआ है और उसका देन आगे से सब अकाउंट स्टार्ट हो गया है। तो ये हो गया आपका अकाउंट इंपोर्ट करने की थीम, इंपोर्ट करने का कोड कि आपने एग्जिस्टिंग चार्ट ऑफ अकाउंट को किस तरीके से कन्वर्ट करना है क्विक बुक की थीम के ऊपर, जो क्विक बुक का सिस्टम या क्विक बुक की प्रोग्रामिंग जो है वो इसको इंपोर्ट कर सकती है। तो इस तरीके से आपने एक दफ़ा अगर आपने समझ लिया कि चार्ट ऑफ अकाउंट को इनकोड किस तरह करना है तो फिर आपके लिए ये काम सिर्फ चंद मिनट का होगा। शायद अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो कि ये इनकोडिंग बहुत आसान है, इंतहाई आसान है। अकाउंट टाइप आपने मैच करनी है, अकाउंट कोड 7 डिजिट के अंदर आपने लेकर आना है, करेक्टर्स को आपने जैसे मैंने आपको करके दिखाया 31 करेक्टर्स के अंदर इसको लेकर आना है और पेरेंट और सब बनाना है सिर्फ इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ। मैंने क्या किया है कि अभी पहले से जो इम्पोर्ट के लिए अकाउंट कोड्स जो है वो मैंने पेरेंट सब और उसके सब लेवल मैंने पहले से बना के रख लिए हैं अपने पास, ताकि मैंने इंपोर्ट करना हो तो मैं आपको डायरेक्टली ये सारे हेड्स एक गो में इंपोर्ट करके दिखा सकूं। माइक्रोसॉफ्ट की ये जो एक्सेल शीट है, जो प्रैक्टिस वाली एक्सेल शीट है, मैंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर ली है। जो डाउनलोड इसका लिंक है वो मैंने इस वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है। आपकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप यही वाली सेम एक्सेल की शीट जो है वो आप डाउनलोड करके अपने पास प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ये डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आप इस एक्सेल की फाइल को अपने पास यूज कर सकते हैं। फार्मूला इसके ऊपर लगे हुए हैं सारे, आप देख सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं क्विक बुक के इंपोर्ट करने के लिए।
तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको सेव करते हैं और सेव करके हम इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद हम आ जाते हैं वापस अपने क्विक बुक के ऊपर। क्विक बुक पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो बिल्कुल खाली है, कोई इसके अंदर हेड ऑफ अकाउंट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो तरीकाकार है। एक तरीकाकार है कि अकाउंट में जाके मैं इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल करूँ, और दूसरा मेरे पास तरीकाकार ये है कि मैं फाइल मेन्यू में जाऊँ और फाइल मेन्यू में जाके मैं यूटिलिटीज़ में जाऊँ, और यूटिलिटीज़ के अंदर जाके मैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर जाके मैं एक्सेल फाइल्स में चला जाता हूँ। तो यूटिलिटीज़, इंपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर एक्सेल फाइल्स। अब आपने इसको यस नहीं करना, आपने इसको नो करना है। जिस वक्त आप नो करेंगे तो देखिए आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि कस्टमर्स इंपोर्ट करने हैं, आपने वेंडर्स आपने इंपोर्ट करने हैं, आपने आइटम लिस्ट यानी कि प्रोडक्ट्स अपनी इंपोर्ट करनी है, या फिर आपने एडवांस्ड इंपोर्ट करना है। आपने एडवांस्ड इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए तो आपके पास इंपोर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है कि सेटअप इंपोर्ट, फाइल कौन सी है जिसको आपने इंपोर्ट करना है। आपने इस फाइल को चार्ट ऑफ अकाउंट वाली, ये देखिए मेरे पास फाइल ऑलरेडी मौजूद है, मैंने इसका पाथ दिया हुआ है कि ये मेरे डेस्कटॉप के ऊपर चार्ट ऑफ अकाउंट वाली फाइल, एक्सेल वाली फाइल है। आपने इसको ब्राउज करा के लेकर आना है, इस फाइल को जो पड़ी हुई है वहाँ से ला के, ये देखिए मैंने इसको क्लिक कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्क बुक है, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल के अंदर जो शीट्स थी डिफरेंट, उसके अंदर वो कौन से वाली शीट है जिसके अंदर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है। ये देखिए सिंपल चार्ट ऑफ अकाउंट था, अकाउंट टाइप थी, आप देखिए जो मेरी एक्सेल शीट के अंदर थी, और क्यूबी इंपोर्ट। तो जहां से मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट करवाना है तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैपिंग है, मैपिंग आपने कैसे क्रिएट करनी है कि आपने डाटा मैपिंग, क्विक बुक्स यूजेस मैपिंग्स टू मैच द इनपुट डाटा कॉलम्स फ्रॉम द फाइल टू बी इंपोर्टेड टू द डेस्टिनेशन क्विक बुक्स फील्ड्स। इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्विक बुक की जो थीम है, यानी कि क्विक बुक की जो डाटाबेस टेबल है, जैसा कि मैंने जिस वक्त चार्ट ऑफ अकाउंट की एक्सेल की फाइल पे हम काम करें तो मैंने आपको बताया था कि हमने उसका लेआउट ऐसा बनाना है कि क्विक बुक उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, इंपोर्ट कर ले। तो एग्जैक्टली यहाँ पे उसी मैपिंग की बात हो रही है। मैंने ऑलरेडी COA के नाम से मैपिंग क्रिएट की हुई है, लेकिन आपके लिए मैं न्यू मैपिंग क्रिएट करने जा रहा हूँ। आपने न्यू मैपिंग पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा मैपिंग नेम। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये वन टाइम आपने सिर्फ करना है, इसके बाद ज़रूरत नहीं है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। अब ये मुझसे पूछ रहा है इंपोर्ट टाइप, कस्टमर्स इंपोर्ट करने हैं, वेंडर्स इंपोर्ट करने हैं, आइटम इंपोर्ट करना है, अकाउंट इंपोर्ट करना है, या वेंडर आइटम इंपोर्ट करना है। तो मुझे अकाउंट इंपोर्ट करना है। जैसे ही मैं अकाउंट पे आता हूं तो ये देखिए टाइप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल में मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि अकाउंट टाइप। मैं इस पे फाइल पे आता हूँ, ये देखिए मेरे पास सामने मुख्तलिफ कॉलम्स आ रहे हैं, और मेरे पास यहाँ पे मैंने नाम उसका दे दिया था अकाउंट टाइप आ गई। नंबर, ये देख लें मैंने अकाउंट कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से उठा लिया है। नेम, अकाउंट नेम, ये आप देख सकते हैं अकाउंट नेम। तो मैंने क्या किया है कि मैंने तीनों फील्ड्स उसके साथ मैच करवा दिए। जो मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अकाउंट टाइप थी वो टाइप है, जो मेरी अकाउंट कोड था वो मेरा अकाउंट नंबर है, जो मेरा अकाउंट नेम था वो मेरा नेम है। बाकी सब ऑप्शनल फील्ड थी, डिस्क्रिप्शन, अकाउंट नंबर, ओपनिंग बैलेंस, किस डेट का ओपनिंग बैलेंस है, रिमाइंडर, ट्रैक एक्सपेंसेस, इनकम, इन सब को मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन इन्फॉर्मेशन की अभी ज़रूरत नहीं है। मुझे तीन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मुझे ज़रूरत थी। मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद ये देखिए मेरी मैपिंग क्रिएट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी ये एक्सेल की फाइल है चार्ट ऑफ अकाउंट, इसकी जो क्यूबी इंपोर्ट वाली शीट है उसके अंदर जो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट पड़ा है उसको मैं एक दफ़ा प्रीव्यू करता हूँ कि क्या वो ठीक तरीके से मेरा मैपिंग हो गई है कि नहीं हुई। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो क्विक बुक क्या करेगा, आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को रीड करेगा, और रीड करने के बाद चेक करेगा कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल में कोई एरर तो नहीं है। प्रीव्यू में यहाँ पे ओके ओके ओके, इसका मतलब ये हुआ है कि जहाँ पे ओके ओके लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी कोडिंग बिल्कुल ठीक है। ओके करते हैं। प्रीव्यू के बाद अब हम क्या करते हैं कि अगली टैब पे आते हैं प्रेफरेंसेस के ऊपर। इसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। प्रेफरेंसेस पे अगर आप क्लिक करें क्विक बुक्स के, कि वो हमें बता रहा है कि डुप्लीकेट हैंडलिंग। पॉसिबल ये हो सकता है कि जिस वक्त आपने चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट करने के लिए आ रहे हो तो क्विक बुक्स में पहले से ही वो वाला अकाउंट मौजूद हो, या आपने गलती से कोई एक अकाउंट कोड डिफरेंट अकाउंट हेड्स को असाइन कर दिया हो, आपको पता ना चला हो, या आपने डिफरेंट एक अकाउंट नेम डिफरेंट अकाउंट हेड्स को, डिफरेंट अकाउंट कोड्स को असाइन कर दिया हो। तो फिर वो आपको क्या करेगा कि डुप्लीकेट जहाँ उसको नजर आएंगे तो आपको से पूछ रहा है कि वो क्या करे। प्रॉम्प्ट मी एंड लेट मी डिसाइड, कीप एग्जिस्टिंग डेटा एंड डिस्कार्ड इंपोर्ट डेटा, यानी कि जो पहले से मौजूद है, सबसे पहले जो अगर पहले वाले एक इंपोर्ट हो चुका है
तो जो सेकंड में डुप्लीकेट आ रहा है वो उसको इंपोर्ट नहीं करेगा। या आपके चार्ट ऑफ अकाउंट क्विक बुक के अंदर पहले से कोई हेड मौजूद था और आप उसके ऊपर डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो फिर तीसरा ऑप्शन है रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेटा विद इंपोर्ट डेटा इग्नोरिंग ब्लैंक फील्ड्स, यानी कि आपका जो फ्रेश इंपोर्ट है उसको ओवरराइट कर दे जो पहले वाला डाटा अवेलेबल था उसके ऊपर, अगर ब्लैंक फील्ड्स थी अगर कहीं मौजूद है तो उसको इग्नोर कर दे। रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेटा विद इंपोर्ट डेटा इंक्लूडिंग ब्लैंक फील्ड्स, यानी कि 100% जो है वो उसको ओवरराइट कर दे, कोई किसी किस्म की कोई चीज ना छोड़े। तो बेहतर यही होता है कि पहले मुझे डिसाइड करने दे, मैं खुद डिसाइड करूं कि ओवरराइट करना है, छोड़ देना है, क्या करना है। तो प्रॉम्प्ट मी एंड लेट मी डिसाइड। तो बाय डिफॉल्ट यही है। एरर हैंडलिंग, व्हेन एरर आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग इंपोर्ट रोज विद एरर एंड लीव एरर फील्ड्स ब्लैंक, डू नॉट इंपोर्ट रोज विद एरर्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चार्ट ऑफ अकाउंट में एरर्स जिस फील्ड के अंदर है उसको छोड़ दे, बाकी पूरा हेड इंपोर्ट कर ले, या फिर एरर वाला हेड इंपोर्ट ना करे। तो बेहतर यह है कि आप उस पर सेलेक्ट करें कि जिसमें एरर है वो इंपोर्ट ना करे, ताकि आप उसको बिल्कुल ठीक तरीके से करके फिर प्रॉपर इंपोर्ट करने, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि आपका किस फील्ड के अंदर एरर था। बाद में एक एक हेड को खोल के आपको चेक करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंसेस हमने सेट कर लिए, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर ली और सिंपली मैं इसको इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके इंपोर्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को रीड करेगा। रीड करने के बाद मुझे ये एक वार्निंग जारी कर रहा है, वंस यू इंपोर्ट दिस डेटा इनटू योर क्विक बुक्स कंपनी फाइल यू कैन नॉट अनडू इट। For this reason, we recommend that you first make a backup copy of your company file. To make a backup copy, click No below, then go to File menu and click Save Copy or Backup. Do you want to continue to import this data? कहने का मतलब ये है कि आप अगर चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो आपने क्विक बुक्स की कंपनी फाइल बनाई हुई है इसका पहले एक बैकअप बना लें, इसकी कॉपी बना के अपने पास रख लें। ये ना हो कि आप कोई गलत चीज़ इंपोर्ट कर दें और आपकी कंपनी फाइल ख़राब हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा आपने इंपोर्ट कर लिया तो वापस वो अनडू नहीं हो सकता। आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में हेड मैनुअली डिलीट करने पड़ेंगे सारे, रिवर्स नहीं हो सकता ये वाला प्रोसेस। तो क्योंकि अभी हमारी कंपनी फाइल है ही बिल्कुल ब्लैंक, हमारी कंपनी फाइल में कोई डाटा नहीं है, बिल्कुल हम जीरो से ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इस बात का डर नहीं है कि हमें कोई मसला हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसी को यस करते हैं और इंपोर्ट का हम करते हैं स्टार्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने एक क्लिक के अंदर पूरे का पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट क्विक बुक के अंदर इंपोर्ट हो गया है। इंपोर्ट इज फिनिश्ड, 77 रिकॉर्ड्स हैव बीन इंपोर्टेड एंड 2 रिकॉर्ड्स हैड एरर्स वार्निंग्स। वुड यू लाइक टू सेव द एरर लॉग? यानी कि मेरे टोटल 79 हेड्स थे, उसमें से 2 हेड्स में एरर आया है, बाकी सब इंपोर्ट हो गए हैं। मैं एरर लॉग को सेव करवाता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर इसको मैं सेव करता हूँ। CSV फाइल मेरी एरर के नाम से सेव है, इसको मैं एरर को सेव करता हूँ। इसको हम एरर को बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि क्या हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट प्रॉपरली इंपोर्ट हो गया है कि नहीं हुआ। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जिस तरीके से मैं चार्ट ऑफ अकाउंट अपना चाह रहा था 100% वैसा ही इंपोर्ट हुआ है। कैश एंड बैंक बैलेंस, सब लेवल इसका ये, फिर इसका सब लेवल और सब लेवल का फिर थर्ड सब लेवल, अकाउंट रिसीवेबल पेरेंट, देन सब, नेचर उसकी अकाउंट रिसीवेबल, करंट एसेट्स पेरेंट, देन उसके सब लेवल, फिक्स एसेट पेरेंट, फिक्स एसेट का सब कॉस्ट, देन डेप्रिसिएशन। तमाम हेड्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेहतरीन, जरा सा भी उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो आपने देखा है कि कितना जल्दी क्विकली पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट 77 हेड्स एक क्लिक के अंदर क्विक बुक के अंदर आ गए हैं। अगर यही वाले हेड्स आप मैन्युअली टाइप करके इसके अंदर लेकर आते, टाइपिंग मिस्टेक्स भी हो सकती थी और आपका टाइम भी ज़ाया होना था। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड है। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको रिक्वायर्ड है कि उसके अंदर आप बेसिक फार्मूला आप लगा सकते हो 2 टेक्स्ट को ज्वाइन करने का, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आपने सिंपली एक कोड के थ्रू इंपोर्ट करना है। तो अब हम चलते हैं एरर लॉग की तरफ, और एरर लॉग में हम जाके देखते हैं कि एरर लॉग में हमारे पास क्या एरर आया है, कि कौन से वो 2 हेड्स हैं जो इंपोर्ट नहीं हुए। एरर लॉग मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया था। तो ये देखिए 2 चीज़ें वो बता रहा है कि इसमें मसला आया है। इसमें वो कह रहा है कि जो मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और करंट लाइबिलिटीज के अंदर लीज्ड व्हीकल्स, इसमें वो मुझे कह रहा है कि यू कैन नॉट चेंज द टाइप ऑफ अ सब अकाउंट, इट मस्ट बी द सेम टाइप एज इट इज द पेरेंट अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अकाउंट टाइप तो रखी हुई थी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लेकिन इसका जो मैंने पेरेंट रख दिया था वो मैंने करंट लाइबिलिटी रख दिया था। यानी कि ऐसे नहीं हो सकता कि करंट लाइबिलिटी आपने पेरेंट बनाई है तो सब लाइबिलिटी, जो करंट लाइबिलिटी आपने पेरेंट अकाउंट बनाया है तो सब अकाउंट उसका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बन जाए। तो आपके यानी कि पेरेंट और सब अकाउंट जो है दोनों की अकाउंट टाइप बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं कि इनको 3 हेड्स मेरे पास रह गए, मेरे पास बड़ा आसान काम है कि इनको मैं मैनुअली अब 3 हेड्स को ऐड कर सकता हूं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि मैं क्विक बुक में आता हूं, मैं अकाउंट में आता हूं, न्यू अकाउंट कोड है मेरा, पहले अकाउंट टाइप है, अकाउंट टाइप में ये देखें मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू में चलता हूँ और मेरा ये देखें 3200 मेरा अकाउंट कोड है।
3200 अकाउंट कोड, और यहाँ से मैं वापस चलता हूँ पीछे तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कॉपी करता हूँ मैं इसको, कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इधर वापस आता हूँ, मेरा पहला अकाउंट क्रिएट हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, सेव एंड न्यू, दिस अकाउंट नंबर इज़ ऑलरेडी इन यूज़। बिल्कुल ठीक है, वो ये कह रहा है कि पेरेंट मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर दिया है, आपका सब अकाउंट में मसला था। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये देखें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ऑलरेडी हेड ये क्रिएट होया हुआ है, तो यानी कि मुझे सब अकाउंट में मेरा एरर था, तो मैं सब अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। अकाउंट में न्यू में तो मेरे पास यहाँ चार्ट अकाउंट में सब अकाउंट है 3201, ये देखें अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कंटिन्यू 3201। एक्सेल से मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कॉपी किया, यहाँ पे मैं ले आया, पेस्ट किया, सब अकाउंट ऑफ, ये देख सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सेव एंड न्यू। मेरा अगला हेड है 3202, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ ला के क्विक बुक में पेस्ट करता हूँ, और इसकी अकाउंट नेम है लीज्ड व्हीकल्स, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे क्विक बुक में ला के पेस्ट करता हूँ, सब अकाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, किसी किस्म का कोई मसला इसके अंदर नहीं है। 2 हेड्स थे, मुझे सिर्फ 1 से 2 मिनट लगे और वो मैंने 2 हेड्स भी वो भी कंप्लीट कर लिए। बाकी सारे का सारा चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने फ्यू क्लिक्स के ऊपर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। तो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो मुकम्मल तौर पर इंपोर्ट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर किया गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने हल्का अहबाब में, और ख़ास तौर पे आप ये चैनल उन लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करें जो अकाउंटिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं या अभी रिसेंटली जो है अकाउंटिंग की तालीम मुकम्मल करके अपनी जॉब्स की जो है वो तलाश में है। तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख कर वो अपनी जॉब्स के मौके काफ़ी हद तक हासिल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा अकाउंटिंग प्रो चैनल के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।